शारदा अनामिका सास बहू थी। दोनों टमाटर की अच्छी फसल करती है। अच्छी फसल होने की वजह से दोनों ही बहुत खुश थी। टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं बहू। हाँ माँ जी, जब तक हमें फसल मिलेगी तब तक टमाटर की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे हमें बहुत मुनाफा होगा। उन दोनों के बीच बातचीत चली रही थी, तभी बाप बेटा प्रसाद और रमेश वहाँ आते हैं। टमाटर की अच्छी फसल होने की वजह से देखो सास बहू के चेहरा कैसा चमक रहा है। अब बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। सास बहू के चेहरे से ही पूरा घर रोशन हो जाएगा। अब तुम बाप बेटा कुछ भी कह लो, सुन के हमें कोई दिक्कत नहीं। पहली बार है कि टमाटर की फसल इतनी अच्छी हुई है। इसका सारा श्रेय बहू को जाता है। जिस शुभ अवसर पे ये घर पे आई है, तब से हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो गई है। हमारी घर की लक्ष्मी देवी है। हाँ जी, हमारी घर की साक्षात लक्ष्मी है, ऐसा कह सकते हैं। हमने खेत में उधार लेकर कितने फसल लगाए, पर कभी कोई मुनाफा नहीं हुआ। बहू ने जैसा कहा वैसा किया तो देखो कितना मुनाफा हुआ। इस तरह माँ पिताजी के मुंह से बहू की महानता की बातें सुन के बेटा रमेश का मुंह बन जाता है। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। ठीक उसी वक्त दो लुटेरे गणेश और तरुण दोनों मिट्टी के सड़क से खेत की ओर जा रहे थे। आपने कहा बड़ी डकैती करनी है और ये सब विवरण आप चर्चा करेंगे, पर आप खेतों के रास्ते से ले जा रहे हैं। आखिर में कहाँ लेके जा रहे हैं? हम जिस महत्वपूर्ण चीजों को लूटने वाले हैं वो खेतों के बीचों बीच ही है। ये सुनते ही तरुण बहुत उत्साहित हो जाता है। लेकिन खेतों के बीचों बीच ही क्यों? क्या आप सोने से भरा हुआ कोई बर्तन या खजाना जमीन के बीचों बीच छुपा के रखते हुए देखा है क्या? आज की स्थिति में सोने से भी ज्यादा ताकतवर कुछ और है। इसके सामने सोने की कीमत कुछ भी नहीं है। सोना भी कुछ नहीं है, फिर इतनी महंगी चीज क्या है? गणेश कहते कहते अपनी जेब से एक टमाटर निकाला और तरुण को दिखाया। ये देखकर तरुण जोर जोर से हंसने लगा। गणेश बिना कुछ बोले तरुण को बस देखता ही रह गया। ये देखकर तरुण जल्दी से अपना हंसना बंद किया। क्या कहा? टमाटर लूटने जा रहे हैं? सोने से भी ज्यादा महंगा है ये टमाटर? हाँ, लूटा हुआ सोना सेठ हमें उसकी कीमत आधा ही देता है। हमारे खाने पीने के खर्च भी उससे पूरे नहीं होते। अभी इस टमाटर का बहुत भाव है। अभी टमाटर के फसल को देखकर रात में आके लूटेंगे। इसे बाजार में बेचने से हम 2-3 लाख कमा सकते हैं, वो भी बहुत ही आराम से। फिर हम दोनों खुश रहेंगे। इतना सुनने के बाद तरुण बिना कुछ कहे हुए गणेश के साथ आगे बढ़ने लगता है। फिर वो खेत के पास पहुंच जाते हैं। फिर दूर से ही खड़े होकर टमाटर की फसल को देखने लगते हैं। देखो, इस टमाटर के फसल को ही आज रात में हम लूटेंगे। उस खेत में कोई तो होगा ना? वो दिन में रहते हैं, रात में कोई नहीं रहता। इस तरह से चर्चा करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सास बहू बाप बेटा सभी खेत में आकर टमाटर को देखकर कहते हैं, जब से टमाटर के भाव बढ़े हैं, टमाटर की चोरी भी बढ़ गई है। टीवी पे हर दिन बस यही खबर दिखा रहा है। हाँ माँ जी, हमें कम से कम अगले 2 दिनों तक इन फसलों को बचा रखना होगा। अब हम सुबह के वक्त यहाँ रहते तो कोई नहीं आता, लेकिन अब हमें रात की रखवाली भी करनी होगी, तो रात में कौन रहेगा? और कौन रहेगा बहू? ये बाप बेटा रहेंगे। हे भगवान, कौन मैं? मुझे तो रात में डर लगता है। तुम्हें तो पता है शारदा, रात में टॉयलेट बाथरूम के लिए भी मैं तुम्हें जगाता हूँ। ये सुनते ही शारदा अनामिका दोनों मुस्कुराने लगती है। चूँकि प्रसाद को रहना नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से भाग निकले। उन्हें भागते देख रमेश भी वहाँ से भाग निकला। तभी बहू को एक अच्छी तरकीब सूझती है। माँ, मैं रात के वक्त कौवा भगाने वाला कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ बीच खेत में खड़े होकर नजर रखूंगी, ठीक रहेगा ना? हाँ बहू, कैसे भी हमें फसल को बचाना होगा। इस तरह चर्चा करके वो घर लौट जाती हैं। दिन खत्म हो गया। रात के वक्त कौवा भगाने वाले के कॉस्ट्यूम पहनकर सर पे एक बड़ा सा हंडी रख के अनामिका छड़ी लेके खेतों के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। पर मनी मन उसे बड़ा डर लग रहा था। अनामिका को ये पता नहीं था कि उसके पीछे शारदा प्रसाद रमेश तीनों खड़े हैं और उसे देख रहे हैं। तभी तरुण और गणेश एक बड़ा सा ट्रक लेके टमाटर की खेती के पास आते हैं। अनामिका बस देख रही थी। प्रसाद शारदा रमेश तीनों उन्हें पीछे से वार करने के लिए तैयार थे। तरुण और गणेश फटाफट टमाटर के फसल को काटकर अपने ट्रक में भरने लगते हैं। कौवा उड़ाने के भेष में
अनामिका उनके पास कूदते कूदते आती है। उसे देखकर सब आश्चर्य रह जाते हैं। अरे, जब हम आ रहे थे ये कौवा भगाने वाला तो दूर पे था, अभी अचानक से पास कैसे आ गया? ये सब देखकर क्या फायदा होगा, जिसके लिए आया है वो करो। फिर दोनों जल्दी जल्दी टमाटर का फसल काट कर अपने ट्रैक्टर में भरने लगते हैं। अब ट्रैक्टर पूरा भर चुका है। अब ट्रैक्टर ले जाने के लिए दोनों ट्रैक्टर के पास आते हैं। वैसे ही अनामिका कौवा उड़ाने वाला छड़ी लेकर उनके सर पे मारती है। चिल्लाने की आवाज सुन के दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। वो चिल्लाने की आवाज सुन के शारदा, प्रसाद, रमेश को लगता है कि बहू पे कुछ आपदा आई है। सभी लोग भागते हुए परेशान होकर अनामिका के पास आते हैं। कौवा उड़ाने के भेष में अनामिका अपने सर के ऊपर से वो हंडी हटाती है, पर वो सभी इस बात से बहुत खुश थे कि पूरा ट्रैक्टर टमाटर से भरा हुआ है। पिताजी, माँ जी, इस चोरी की वजह से एक काम तो अच्छा हुआ, मजदूरों का खर्च भी बच गया और ट्रैक्टर का भाड़ा भी, मुफ्त में सब काम हो गया। हाँ अनामिका, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे, कब यहाँ आए? तुम्हें यहाँ छोड़ के हम घर पे रहेंगे ऐसे कैसे सोच लिया बहू? हमारे लिए बहू और बेटी दोनों तुम ही हो। तुम्हारे सोच को सम्मान करते हुए जब डराने वाले कौवे के रूप में तुम खड़ी थी, तब हम यहीं पे तुम्हारे पीछे छिप छिप के देख रहे थे। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। अगले दिन ट्रैक्टर से भरा हुआ टमाटर लेके वो बाजार जाते हैं। वहाँ धर्मराज का एक आदमी टमाटर लेके उन्हें पैसे दे देता है। उन पैसों को लेकर खुशी खुशी सभी घर लौट आते हैं और एक साथ मिलजुल के सुखी जीवन बिताते हैं। आज यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। सोफा पे बैठे पंडित जी को कॉफी लाकर देती है शारदा। पंडित जी कॉफी पीने लगे तो शारदा जाके सोफे पे बैठ गई। तब तक प्रसाद भी आ जाते हैं। पंडित जी, कुछ भी कीजिए ताकि दशरथ के घर में रिश्ता तय हो जाए। मैं आपको अच्छा तोहफा भी दूंगी। महिलाओं की बातों का मतलब कुछ और ही होता है। आपने ये कहावत सुनी है कि नहीं पंडित जी? प्रसाद की ये बातें सुनकर शारदा उसे गुस्से से देखने लगती है। उन्हें हमारे बारे में अच्छे से बताइएगा। उनकी बातें सुनकर पंडित जी उन्हें नमस्ते करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। शारदा प्रसाद को गुस्से से देखती है और फिर हॉल से किचन की तरफ चली जाती है। एक दिन वो बगीचे से फूल तोड़ती है। फिर वो फूल लेकर पूजा वाले कमरे में आती है और माँ दुर्गा के पास जाकर उन सारे फूलों को वहीं पे रख देती है। अगरबत्ती जला के प्रार्थना करने लगती है। हे देवी माँ, आप सबका कुशल मंगल कीजिए, सबका ख्याल रखिए। इस तरह वो प्रार्थना कर ही रही थी, तभी रमेश आके बेंच पे बैठता है। अनामिका, मैं आ गया हूँ। अगर तुम भी आओगी तो हम दोनों मिलके खेत की तरफ जाएंगे और अच्छे से दोनों प्यार से समय बिताएंगे। उसकी बातें सुनकर अनामिका उसके पास आती है। अरे देखिए ना, अभी तक मेरा खाना नहीं बना, पिताजी को मैंने डब्बा भी नहीं दिया और मुझे देर भी हो रही है, आप अभी घर जाइए। इस तरह कहकर वो उसे भेज देती है। इसी तरह समय निकलता है। शहर जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करना होता है नाव से। उसके लिए पैसे देने होते थे। वो नाव शारदा के थे। सुधाकर और वीरू वहाँ पे नाव चलाने का काम करते थे और शारदा जो पैसे देती थी उसी से उनका गुजारा होता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सुधाकर को अनामिका और रमेश के प्यार के बारे में पता चलता है। आप परेशान मत होइए चाचा, मैं अपने माँ पिताजी को अनामिका से शादी के लिए राजी कर लूंगा। मैं अपनी माँ को लेकर कल आपके यहाँ आऊंगा। इतना कह के रमेश वहाँ से अपना घर चला जाता है। माँ, मैं अनामिका से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूंगा। रमेश इस तरह से कहता है। शारदा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर रमेश बस अनामिका का नाम ही जापते रहता है। फिर शारदा एक दिन सुधाकर के घर जाती है और दोनों की शादी की बात कराती है। अनामिका नए परिवार में प्रवेश करती है। शारदा आरती दिखाते हुए मन ही मन सोचती है, बस तुम्हारी वजह से लाख लाख दहेज लाने वाली लड़कियां सब हाथ से निकल गई। मैं तुम्हें इतना सताऊंगी कि तुम खुद ही इस घर को छोड़ के चली जाओगी। इस तरह से मनी मन प्रतिज्ञा करती है और ऊपर ऊपर हंसती है। अनामिका उस परिवार में कदम रखती है और साथ ही साथ देवी दुर्गा की पूजा करने लगती है। खाना पकाना, घर का कामकाज करती है। साथ ही शारदा प्रसाद को माता पिता की तरह देखभाल भी करती है। रात में शारदा के पैर दबाती थी, पर उसे देखते ही शारदा गुस्से से दांत कटकटाने लगती थी। गुस्से से शारदा अनामिका के कंधे पे जोर से एक लात मारती है। दर्द के मारे अनामिका, अरे बाप रे माँ जी!
वो इस तरह से चिल्लाती है, पर शारदा ऐसा भाव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। नींद में कुछ दिख नहीं रहा है बहू, जाओ सो जाओ। इस तरह कहती है। अनामिका को भी लगता है कि सच है। एक दिन अनामिका जब घर में पोछा लगा रही होती है, जानबूझ के शारदा गरम चाय का कप ले जाके अनामिका के सर पे गिरा देती है। कप टूट जाता है और गरम चाय अनामिका पे गिर जाती है। अरे माँ जी, चाय बहुत गरम है। शारदा ने ऐसा भाव किया जैसे कि पता ही ना हो उसे। अरे अनामिका, मैंने देखा ही नहीं, जल गई क्या? चलो अस्पताल चलो। कोई बात नहीं माँ जी, हल्दी लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनामिका हर दिन सुबह सुबह देवी दुर्गा की पूजा करती थी, फिर घर का काम काज खाना पकाती थी। एक दिन रमेश को काम के सिलसिले से दूसरे शहर जाना था। अनामिका बहुत दुखी होकर कहती है, अपना ध्यान रखिएगा, मौका मिलते ही मुझे फोन कीजिएगा। करूँगा अनामिका, माँ पिताजी का ख्याल रखना। इतना कहकर वो सुधाकर के नाव में जाकर बैठ जाता है। सुधाकर नाव चला रहा होता है। रमेश हाथ हिला के बाई करता है तो अनामिका भी बाई कहती है। उस रात जब पूरा गांव सो जाता है, शारदा नींद से उठ जाती है और बहू अनामिका को पानी के पास ले आती है। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता। बहू, तुम्हारे पिताजी को पेट में दर्द हो रहा है, दवाई लाने शहर जाना होगा। अरे ऐसी बात है क्या? पर दवाई लाने के लिए हमारे जाने की क्या जरूरत? मैं अपने पिताजी को भेज देती हूँ, वो चले जाएंगे। तुम्हारे पिताजी को नहीं बेटा, दिन भर नाव चला के थक गए होंगे, उन्हें थोड़ी देर आराम की जरूरत है। इतना कहकर शारदा आके नाव में चढ़ती है। अनामिका भी नाव में बैठती है। शारदा नाव चला के आगे बढ़ने लगती है और मन ही मन सोचती है, मुझे अच्छे से पता है बहू कि तुम्हें तैरना नहीं आता है। आज तो तुम्हारी मौत तय है, कल मेरे घर में लक्ष्मी देवी आएगी। ऐसा सोचकर शारदा नदी में आधी दूरी तक जाती है। उसके बाद छलांग लगा के वो पानी में कूद जाती है। अनामिका जो अब नाव में थी वो परेशान और हताश हो जाती है। अरे सासू माँ, आप नाव से छलांग लगा के अब तैर के जा रही है, मैं क्या करूँ? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। सासू माँ, ऐसे आप क्यों कूदी? अब मुझे कौन बचाएगा दुर्गा माँ? इस तरह वो देवी दुर्गा से प्रार्थना करने लगती है। तभी देवी दुर्गा वहाँ प्रकट हो जाती है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचाऊंगी अनामिका। इस तरह से देवी ने कहा। अनामिका माँ देवी को देखकर बहुत खुश हुई और माँ देवी को धन्यवाद कहने लगी। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है, मैं तुम्हें देखते रहती हूँ अनामिका। तुम डरो मत, यहाँ पे आराम से बैठ जाओ, मैं नदी के किनारे तक तुम्हें ले जाऊंगी। ये सुनकर अनामिका खुश होकर नाव में बैठ जाती है। थोड़ी देर में ही दोनों नदी के किनारे तक पहुँच जाती है। फिर चलते हुए दोनों अनामिका के घर पहुँचती है। अनामिका दरवाजा खटखटाती है। शारदा खुशी खुशी हॉल में बैठी हुई थी। अनामिका जरूर मर गई होगी, अब तक उसका डेड बॉडी आया होगा। ऐसा सोचते हुए वो दरवाजा खोलती है। देखती है कि अनामिका माँ दुर्गा के साथ खड़ी है। माँ देवी दुर्गा शारदा को गुस्से से कहने लगती है, अनामिका मेरी संतान है, उसका अच्छे से ख्याल रखो। अब तुमने मुझे देख लिया है, अब से तुम खुद उसका देखभाल करोगी। अनामिका, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर्धान हो जाती है। तब से शारदा अनामिका के घर के काम काज में भी उसे मदद करने लगी, साथ ही साथ उसका अच्छे से देखभाल करने लगी। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार।